बिल्कुल सही देखा आपने। 100 दिन बचे हैं सी सेट में। अब तो 100 दिन में सी सेट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्या स्ट्रेटेजी आप सभी को अपनानी चाहिए कि आप सी सेट को क्रैक कर सकें और एक जो कॉन्फिडेंस आपका भी डाउन हो रखा है उसमें एकदम अपर लेवल पे आप चले जाएं। तो इस सेशन में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम लोगों को क्या तो स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या स्केड्यूल आपका होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें रेगुलर बेसिस पर, और साथ ही साथ कौन सा कंटेंट आपको देखना है और क्या पढ़ना है। वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें आखिर पढ़ना क्या है, सी सेट का लेवल आखिर है क्या जो हमें पढ़ना चाहिए जिससे हम एग्जाम में आने वाले सवालों को सॉल्व कर सकें। क्योंकि कंटेंट तो बहुत सारा है मार्केट में, पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन क्या सी सेट के लेवल का कंटेंट कोई पढ़ा रहा है? क्या है सी सेट का लेवल? क्योंकि यूपीएससी जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन होता है और इस एग्जाम में हम सी सेट के लेवल को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई सी सेट के लेवल को सोच रहा है कि कितना लेवल जाएगा, क्या अभी जितना लेवल है उससे इजी लेवल रहेगा या फिर इस लेवल पर ही मेंटेन रहेगा या और डिफिकल्ट जाएगा, कैट लेवल का एग्जाम तो नहीं आ जाएगा। ये सारी जो है हर कोई अपनी अपनी जो है मतलब आइडियाज लगाए जा रहा है और सोच रहा है कि कैसे पढ़ाएं बच्चों को। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और स्केड्यूल होना चाहिए आप सभी का इन 100 दिनों के लिए, जो कि हर एक स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड से है चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है चाहे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चाहे वो आज से ही क्यों ना अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेगा तो सी सेट क्रैक कर ही लेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी में। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी स्ट्रेटेजी की, ठीक है? तो स्ट्रेटेजी, स्केड्यूल एंड कंटेंट में सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि यार क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, खोलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगाओ सवाल और बढ़ो आगे। लियाओ मार्केट से कोई भी एक किताब, उसको खोलो, पढ़ो और लगाओ आगे। कोई भी वीडियो देख लो रैंडमली यूट्यूब पर और कॉन्टेक्स्ट समझ लो, उसका कंटेंट देख लो, बेसिक्स क्लियर करने हैं चाहे नहीं करने हैं डजेंट मैटर, सीधे सवालों पे चले जाओ। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। आप सभी को सबसे पहले तो हर एक चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करने हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, कुछ भी हो, मैंसुरेशन क्यों ना हो, आपको हर एक चैप्टर का बेसिक्स आना चाहिए। क्योंकि जो सीसैट में पूछा जा रहा है वो आपसे सिर्फ सवाल नहीं है, वो आपका एप्टीट्यूड भी टेस्ट कर रहे हैं कि आपको बेसिक्स अच्छे से आता है या नहीं आता, आपको उस चैप्टर का रूट मालूम है या नहीं मालूम। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर आपको वो नहीं मालूम और सवाल घुमा फिरा के पूछ लिया ना, सीधे सीधे नहीं, घुमा के कान पकड़ लिया ना अगर यूपीएससी ने, तो आप है ना धरे के धरे रह जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए, अभी भी समय है, अभी भी इस बात को समझ जाइए। दूसरी बात, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बिल्कुल सही। सबसे पहले आप सभी को तो अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। अब सर बेसिक्स कहां से क्लियर करें? देखिए, बहुत कंटेंट है यूट्यूब पर, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक कंटेंट जो है हर एक चैप्टर का, 14 चैप्टर के आसपास क्वांट्स में है, 11 चैप्टर के आसपास रीजनिंग में है, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो है ही है अपने आप में। तो इन सभी चैप्टर्स के सबसे पहले तो आप बेसिक्स उठाओ, ठीक है? तो क्या सर हम एक साथ सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स करें पहले चैप्टर्स के, उसके बाद हम लोग डिफिकल्टी लेवल पे सबके एक साथ ही जाए? नहीं, आप पहले 4 चैप्टर उठाइए, बेसिक 4 चैप्टर। सबसे पहले तो बेसिक 4 चैप्टर उठाने जरूरी है, आप डायरेक्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स पे नहीं जा सकते हैं, है ना? तो ये स्ट्रेटेजी जो है हम लोग आगे समझेंगे जब मैं आपके कंटेंट की बात करूंगा। तो आपको सबसे पहले तो देखो बेसिक्स कवर करना है हर एक चैप्टर का, ठीक है? बेसिक्स में आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, बेस्ट सोर्स है एनसीईआरटी, इससे बढ़िया सोर्स आपको मिलेगा नहीं। एनसीईआरटी उठाओ, आरडी शर्मा उठाओ, आर एस अग्रवाल उठा लो, कोई भी उठा लो एक किताब और उसके बेसिक लेवल के सवाल करो, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं बोल रहा हूं मैं पूरी बुक करनी है आपको, नहीं, पूरी बुक नहीं करनी है, बेसिक का मतलब आपको मालूम होना चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि भाई लग गए बस थ्योरम्स याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, एकदम बेसिक लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग हर एक चैप्टर की होनी चाहिए।
उसके बाद आप सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए एंड देन स्लोली स्लोली आपका जो आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं, वहां का जो कंटेंट आपको मिला हुआ है उसको सॉल्व करिए। उसके बाद आप अगर डायरेक्ट उस कंटेंट को सॉल्व करने बैठेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है उसमें उस लेवल के क्वेश्चंस हो कि वो आपसे हिले ही नहीं और आप डिमोटिवेट हो जाए। तो ये भी गलती ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चैप्टर का कोई भी रैंडम चैप्टर आप उठा रहे हैं या फिर आप कंटिन्यूटी में कोई एक नया चैप्टर है, उसके सवाल आपसे नहीं हो पा रहे, तो सीधे आप बेसिक्स पे जाइए, एनसीईआरटी उठाओ, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, फिर सवालों की प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करो। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितने सवाल लगाएं, कोई नंबर नहीं है, ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कोई बच्चा मैथ्स में ऑलरेडी मैथ्स बैकग्राउंड का है, थोड़ा इंटेलिजेंट है, उसे ज्यादा सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसे फिर भी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको ज्यादा सवाल लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे बल्कि, और रेगुलर बेसिस पे आपको भी मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस तो रेगुलर बेसिस पे होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत समय हो गया है आपको मैथ्स पढ़े हुए, इस बात को समझिए। बहुत ज्यादा समय हो गया है मैथ्स पढ़े हुए और आपको जो है कॉन्सेप्ट्स टिप्स पे नहीं है। आपको आते जरूर है लेकिन टिप्स पे होने एक अलग बात होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को टिप्स पे लेके आना है, उसकी समझ बनानी है अपने अंदर, तब जाके आप एग्जाम में सवालों को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा रेगुलर रिवीजन। आपने नया चैप्टर उठाया, ठीक है, पहला चैप्टर उठाया, उसको पूरा का पूरा पढ़ लिया, ठीक है, तो मान लो उसका 3 दिन तक वो चैप्टर चला, पहले दिन का कंटेंट पढ़ा, चले ठीक है डन, दूसरे दिन का कंटेंट पढ़ लिया, तीसरे दिन का पढ़ लिया, आपने रिवीजन तो किया ही नहीं। 3 दिन कंटेंट पढ़ने के बाद आप जब चौथे दिन सवाल लगाने बैठेंगे, सही बात बता रहा हूं, पहले दिन जो कंटेंट पढ़ा था ना, उसमें से आधे से ज्यादा कंटेंट आप भूल चुके होंगे और उस कंटेंट के सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिवीजन छोड़ा तो इसका मतलब आप पीछे हो गए। कारण क्या है? कारण बस इतना सा है कि बहुत समय हो गया है आपको पढ़े हुए मैथ्स, रीजनिंग, तो इन सभी को अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो रिकॉल करने में दिक्कत आएगी, समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, चौथा है पीवाईक्यूज। जब ये सारे काम आप कर लेना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगा लें, रिवीजन कर लें, तो तुरंत पीवाईक्यूज पे आ जाओ, तुरंत पीवाईक्यूज पे आ जाओ। क्वेश्चन लगाने के बाद ही उस चैप्टर के पीवाईक्यूज करो, तुरंत सॉल्व करो पीवाईक्यूज, ताकि आपको पता चल जाए कि यार आपसे सवाल हो रहे हैं उस चैप्टर के या नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो आपको और क्या सीखना है ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएं। तो ये थॉरो अंडरस्टैंडिंग, ये थॉरो एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेके ये हर एक क्राइटेरियाज को आपको कवर करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप इस चैप्टर को छोड़ के अगले चैप्टर पे जाएं, अदरवाइज नहीं। उस चैप्टर को नहीं छोड़ें तब तक जब तक पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये 4 बातें अगर आपने ध्यान में रखी तो बहुत बेहतर होगा आप सभी के लिए। तो ये आपकी एक कंटेंट को लेके, एक पढ़ाई को लेके आपकी जो है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सी सेट के लिए। मेरा पर्सनली तो यही मानना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा पढ़ा आपने। अच्छा, कंटेंट कहां से पढ़े सर? बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैंने यूट्यूब पे, इस चैनल पे भी काफी सारा कंटेंट डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज आपके कोई फेवरेट टीचर है उनसे पढ़िए आप, नहीं तो बहुत कंटेंट है, कहीं भी रैंडम वीडियो उठा के चाहें तो बेसिक्स आप वहां से कवर कर सकते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड के लिए आपको सी सेट जो टीचर पढ़ा रहा है वही आपको पढ़ना है ना। और आप उस एजुकेटर से जब 2 या 3 चैप्टर पढ़ लें तो उसके बाद जरूर चेक करें कि क्या उस 2 या 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत आपको टीचर चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट का समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे स्केड्यूल की। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए सी सेट और जीएस में, कैसे मैनेज करें समय, और सी सेट में टाइम कैसे हम डिवाइड करें, मैथ्स कितने समय के लिए करें, रीजनिंग कैसे कवर करें, इंग्लिश कैसे कवर करें, समय सिर्फ 100 दिन का है, कैसे इन चीजों को, इन सभी चीजों को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि टाइम मैनेजमेंट आपको खुद को ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। और कवर करने के लिए आपको अपना लेवल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल का मैथ्स आता है, किस लेवल की आपको रीजनिंग आती है और इंग्लिश कैसी आती है। ठीक है, आपका ओवरऑल सी सेट में अभी एट प्रेजेंट क्या स्टेज है। मैं इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा इस चीज को। पहला, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और उनका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, उनकी हालत खराब है,
या फिर ठीक ठीक है, ठीक है। और एक जो कि बहुत ही स्मार्ट है और मैथ्स बहुत अच्छा है, सारी चीज अच्छी है, बस प्रैक्टिस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, बेसिक्स सारी चीज आती हैं, ठीक है। तो एक तो बेसिक्स वाले बच्चे हो गए जिनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत है, और जिनके बेसिक्स एकदम बढ़िया है, ठीक है, बेसिक्स एकदम बढ़िया है, और जिनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। इनको क्या स्केड्यूल अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है उनको कम से कम 12 से 14 घंटे जो है देने ही पड़ेंगे। कम से कम मैं बोल रहा हूं 12 से 14 घंटे आपको देने पड़ेंगे अगर आप सी सेट में जो है अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए 12 घंटे भी नहीं तो अगर आप डेडिकेटेडली, अगर आप सच में तरीके से पढ़ेंगे तो 10 से 12 घंटे भी सफिशिएंट है, ठीक है। 10 to 12 आवर्स भी सफिशिएंट है। इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब क्वांट्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ये देखिए कि क्वांट्स वीक है या रीजनिंग वीक है। मेनली तो क्वांट्स ही वीक होती है, रीजनिंग इतनी ज्यादा वीक होती नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में सभी लोगों के ऑलमोस्ट बराबर स्तर होता है मेंटल एबिलिटी का, बस प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें जो है समझ में आती रहती है। नए नए फॉर्म जो उनके फॉर्मेट्स हैं वो आपको समझने जरूरी होते हैं रीजनिंग में। तो क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरा मानना है जिनका बेसिक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उनको कम से कम 4 से 5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेली बेसिस पे ये बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास, सिर्फ 100 दिन है, सिर्फ 100 दिन है, तो हर एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, भूल जाओ शादी ब्याह सब भूल जाओ, शादियों का सीजन है, सब भूल जाओ, कोई किसी के काम नहीं आएगा, गलती से भी मत चले जाना, एक दिन भी खराब मत कर देना, ध्यान रख लो इस बात को, ठीक है। चलो, ये हो गई क्वांट्स की बात। फिर हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है, रीजनिंग में 2 से 3 घंटे। और वहीं अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं आरसी, ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि 1 से 2 घंटे आप रेगुलर बेसिस पे दें, और या फिर 1 से 2 घंटे की जगह मैं बोलूं आप 1 से 2 पैसेज अच्छे से करें और उनको एनालाइज करें, ठीक है। एनालिसिस करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जितने भी पैसेजेस कर रहे हैं, स्पेशली मैं आरसीज की अभी बात कर रहा हूं, आरसीज में चाहे आप एक पैसेज करें चाहे 2 पैसेज करें, ठीक है, मतलब एक पैसेज के आप है ना 5-6 क्वेश्चन ले लें और दूसरे पैसेज के भी 5-6 क्वेश्चन ले लें, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लें, चाहे तो आप जो भी आप जिस भी कोचिंग से कर रहे हैं वहां से कंटेंट लेके देख लें, या फिर आपको मार्केट से कोई भी एक बुक उठा ले जहां पे आपको कंटेंट मिल जाए जिस बुक में, वो आप देख लें। तो वहां से उठा के आपको 1 से 2 या 3 पैसेज आपको करने हैं डेली बेसिस पे। थॉरोली उसको पढ़िए, सवाल को समझिए और उसका एनालिसिस करें कि आपने जो करा है और करेक्ट आंसर जो है वो किस तरीके से आया, वो एनालिसिस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है आजकल, ठीक है, कि ऑथर ने क्या इंटरप्रेट करा था, इन्फ्रेंस क्या था, ये सारे जो सवाल होते हैं ना वो बहुत दिक्कत देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे बहुत हमें फोकस रखना है, स्पेशली उन लोगों को जिनका आरसी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जिनका आरसी बहुत स्ट्रांग है। आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस अगर बहुत ज्यादा क्लोज आ गए तो बहुत समस्या आप सबके लिए हो सकती है, क्योंकि आपका आरसी स्ट्रांग है। तो मैं ये मानता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है लेकिन मैथ्स बहुत ज्यादा वीक होता है, तो वो जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे, तो उन्हें सिर्फ एक जो सेक्शन है उसके भरोसे नहीं चलना है, ना ही 2 के, तीनों पे आपको बराबर अपनी कमांड रखनी है। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है उनको भी आरसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये तो थी इनकी बात जिनका बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है। अब मैं उनकी बात करूंगा जिनका मैथ्स का बेसिक बहुत अच्छा है। ये बेसिक्स किसकी बात कर रहा हूं मैं? मैथ्स के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैथ्स आज की तारीख में सी सेट की अगर अपन बात करें तो 50% क्वेश्चंस जो है मैथ्स से पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं मैथ्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ना कि रीजनिंग और ना ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मैथ्स के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिक्स में अगर मैं बोलूं जिसका बेसिक्स बहुत अच्छा है मैथ्स का, ठीक है, जिसको ठीक ठाक मैथ्स अच्छे से आती है, वो क्या करेगा, देखिएगा उसको जो है क्वांट्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसे मैथ्स में कम से कम फिर भी 2 से 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, 2 से 3 घंटे मैथ्स। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आई एम श्योर उनकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, तो रीजनिंग भी वो जो है 2 घंटे के आसपास जो है वो दे सकते हैं समय, 2 आवर्स के अराउंड जो है वो समय दे सकते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है जनरली
इन स्टूडेंट्स का जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली मैं बात कर रहा हूं वीक होता है ना, तो वो 2 से 3 घंटे यहां पे निकालना शुरू करें। ठीक है, इवन 3 से 4 भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 3 घंटे यहां पे दे, 1 2 3 4 जितने भी पैसेज आप कर रहे हैं वो आप अच्छे से करें, थॉरोली समझ के करें, है ना, जल्दबाजी ना करें। और इन सबको करने के अलावा, चाहे ये बच्चा हो चाहे ये बच्चा हो, पूरा करने के अलावा ये अपने दिन में लास्ट के 2 घंटे, रात को 2 घंटे या फिर कोई भी दिन में जब एंड हो रहा है डे आपका, 2 घंटे बैठ के इन सब चीजों का मंथन करें कि आपने क्या क्या कवर करा है, और टिक लगाते जाएं। सारे चैप्टर्स का आपने स्केड्यूल बना लें। ठीक है, मैथ्स में ये चैप्टर है, रीजनिंग में ये चैप्टर है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप कितना कितना समय दे रहे हैं। डेली बेसिस पे अपना जो आपने जो काम किया है उसको देखें, गौर करें, समझे उसको और रिवाइज करें। कुछ अगर फॉर्मूले ऐसे हैं तो उनको रिवाइज कर लें, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे पॉइंट्स आपने नोट डाउन करे हैं तो उनको रिवाइज कर लें, कुछ ये इसमें रीजनिंग में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं या कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपने नोट करे हैं उनको देख लें, फॉर्मूले रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें स्पीड मैथ्स की। भाई कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन के बिना काम नहीं होगा। आप सोच रहे हैं अगर कि भाई मैं तो बस पढ़ लूं, नहीं, कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैलकुलेशन को बहुत सारे बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके लिए मैथ ट्रिक्स नाम से एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां से आप डेली बेसिस पे 10 मिनट अगर उस एप्लीकेशन को देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैथ ट्रिक्स नाम से एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लू कलर का सा कुछ लिख रखा है, एक फॉर्मूला टाइप ट्रिक लिखी हुई है उसमें मल्टीप्लीकेशन की, वो आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक तरह से आपके लिए जो है मैथ्स की ट्रिक में कैलकुलेशन के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, 10 मिनट डेली के, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये जरूर आप करिएगा। तो ये तो हमारी बात होगी टाइम मैनेजमेंट की, स्केड्यूल की। अच्छा, इसमें जीएस का रोल कहां रह गया, ये सब आपने देख लिया। अब आप देखिए जिनका सीसेट वीक है ना इस पूरे में, ये तो जिनका सीसेट वीक है ओवरऑल मैं उनकी बात कर रहा था, जिनका यहां पे सीसेट वीक है ना उनको अब तक जीएस अच्छे से कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो जिनका सीसेट वीक है उनको जीएस में डेली बेसिस पे फिर भी 2 घंटे देने हैं। ठीक है, जिनका सीसेट वीक है और जीएस ठीक ठाक है और साथ के साथ भी लेना है तो उनको 2 घंटे तो जिनके डेली बेसिस पे निकालने ही पड़ेंगे, कैसे भी निकालो अब आप, वो तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। और जिनका सीसेट बढ़िया है तो वो जीएस को भी साथ साथ ले लें, आराम से 2 से 4 घंटे यहां पे निकाल लें। भाई अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप रीजनिंग धीरे धीरे अच्छे से कवर कर पा रहे हो, जल्दी कवर कर लिया और आपका स्केड्यूल इस तरह से आप खुद ही बनाएंगे स्केड्यूल, तो ठीक है, कोई और आएगा नहीं बनाने के लिए, तो अपना स्केड्यूल आप बनाएं प्रॉपर तरीके से कि आपको इतने इतने घंटे में इतना इतना कंटेंट हो जाएगा। तो पहले 5 से 10 दिन करके देखें, फिर देखें कि जीएस को आप डेली बेसिस पे कितना समय दे सकते हैं, 2 से 4 घंटे दे सकते हैं या 1 से 2 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, जितने भी दे सकते हैं वो समय आप देते जाएं। ठीक है, क्योंकि आपका सीसेट काफी अच्छा है, तो एक बार आप सीसेट में जो है अपने आप को एक स्टेबल लेवल पे लिया है अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर, और फिर सीसेट और जीएस को साथ साथ लेते लेते चले, है ना। मैं यहां पर भी यही बोलूंगा कि आप लोग भी ऐसा ही करें, लेकिन ये नहीं करें कि सीसेट को बिल्कुल ही छोड़ दें आप, क्योंकि आपका सीसेट में मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है और मैथ्स की वेटेज जो है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है सीसेट को, इस बात का ध्यान रखिए। और लास्ट के 1 महीने में फिर आपको जो है 4 से 5 घंटे जीएस को देने हैं और बाकी का टाइम जो है पूरा का पूरा सीसेट को देना है। जीएस के आखिर के 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं, रिवीजन आपको जो है करना है सारी चीजों का। ठीक है, और बाकी डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे इसको देते रहें और रिवाइज करते रहें चीजों को जो जो आपने जीएस में पढ़ रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों ही चीजों को साथ में लेके चलें, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि इन दोनों के बिना आपका प्रीलिम्स तो क्लियर नहीं होगा, ये पक्की बात है, और दोनों को ही आपको इंपॉर्टेंस तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे क्या, कंटेंट की। देखिए कंटेंट के बारे में मैंने काफी सारा आपको बता दिया कि मैथ्स में जो है मतलब 14 चैप्टर्स के अराउंड है, रीजनिंग में 11 चैप्टर्स के अराउंड है, और इंग्लिश में जो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स है ना, इनका आपको एक तो बेसिक्स कवर करना है। ठीक है, बेसिक्स कवर करना है, उसके बाद आपको जो है जो भी बेसिक्स और फॉर्मुलेज वगैरह है सारी चीजें लिखनी है, फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपको जो है पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये सारे काम तो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं
जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं ना उनको इग्नोर करते चलते हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम को तो अब सब तवज्जो देने लगे, तो उसको तो समय देना ही देना है। उसके अलावा पीएनसी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ये 5 से 6 चैप्टर जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से लेके अंत एडवांस लेवल तक अच्छे से आपको करने ही करने हैं। अगर आपकी परसेंटेज वीक रही तो मैं आपको बताऊं आपका क्या क्या नुकसान होगा परसेंटेज वीक रहने से। प्रॉफिट एंड लॉस खराब हो जाएगा, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा परेशान करेगा आपको, डीआई जो आएगा, डीआई के जो सवाल आएंगे वो आपके गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग में आपको तकलीफ होगी। तो परसेंटेज एक लौता ऐसा चैप्टर है, ऐसा बेसिक है पूरी मैथ्स का, जिसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया और जिसको आपने अच्छे से उसकी ट्रिक समझ ली, परसेंटेज निकालने के तरीके समझ लिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर ली, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मदद करेगा परसेंटेज। तो इसलिए परसेंटेज हुआ और भी जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं इन सबको अच्छे से समझ के जो है करें, ठीक है। गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे बहुत समस्या होगी आपके लिए। उसके अलावा फिर रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट रेशियो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मतलब 50 to 60% में परसेंटेज और रेशियोज का ही जो है हाथ होता है, तो इन दोनों को अच्छे से आपको करना है। नंबर सिस्टम को तो आप अच्छे से करेंगे ही करेंगे, मैं जानता हूं इस चीज को, क्योंकि हमने देखा है 22-23 सवाल जो है 25 सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए नंबर सिस्टम को तो हम छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। साथ ही साथ पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी 10-12 सवाल वहां से आ रहे हैं दोनों चैप्टर में मिला के, तो ये सारी चीजें तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है। वहीं अगर रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज के क्वेश्चन हो गए, तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक जो चैप्टर्स हैं इनको भी हमें करना है, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले जो सवाल हो गए, रेड पेंटिंग सरफेसेस वाले जो सवाल है वो भी हमें समझने हैं अच्छे से, क्योंकि वो भी आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आरसीज की अगर मैं बात करूं तो एक भी ऐसा आरसी का सवाल नहीं होना चाहिए पीवाईक्यूज का जो आपने नहीं सॉल्व कर रखा, बहुत जरूरी है। और हर एक सवाल की आपको थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं है तो बहुत समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि किसी भी तरीके के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्लोज ऑप्शन जब आते हैं ना स्पेशली रीडिंग कॉम्पिटिशन में, तो वहां पे समस्या जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया पीवाईक्यूज एंड मॉक्स, देखिए मॉक्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी है हर वीकेंड पर या फिर ऑल्टरनेट वीक्स में, ठीक है, ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे आपको मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं आज से ही तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, 3 महीने मतलब आप 12 हफ्ते हैं मात्र, 12 हफ्ते में 12 मॉक्स तो देंगे ही आप, 12 से 15 मॉक्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं दोगे तो आप बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और ये चीज आपको रियलाइज होगी जब आप एग्जाम में बैठ के एक पेपर दे रहे होंगे और आपके पसीने छूट रहे होंगे, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट जवाब देंगे ना तो उस एग्जामिनेशन के उस प्रेशर को आप फील कर रहे होंगे मॉक टेस्ट में, तो वो प्रेशर जो होगा ना वो एग्जाम वाला आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे खुद को जब आप मॉक टेस्ट देंगे, आपसे सवाल होंगे। और अगर गलती से ऐसा हुआ आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आप डायरेक्ट वहां पे जाके बैठे और आपसे सवाल नहीं हुए, तो आप बस वहीं पे ही रो देंगे, वहीं पे ही आप हार मान जाएंगे, क्योंकि आप जीएस पेपर देके आए होंगे इतनी धूप में और परेशान होंगे, सर दर्द हो रहा होगा शायद, या फिर पसीने आ रहे होंगे, या फिर थकान हो रही होगी, नींद आ रही होगी, कुछ भी हो सकता है। तो उस माहौल में जो है आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर 1-2 सवाल जो है शुरुआत के ही 4-5 सवाल नहीं आएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी आपको। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के ऊपर ही काम करते हैं और किसी चीज पे नहीं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए मॉक टेस्ट देना रेगुलर बेसिस पे जरूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों पे गौर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आपके सॉल्व होने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ एक बार करके बैठ गए, कम से कम 3 से 4 बार आपके होने चाहिए सॉल्व।
आपके हाथों से लिख लिख के सॉल्व किए हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं बस वीडियो चला के देख लिया, हाँ सर करा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया सर, हाँ ऐसे ही सर, ऐसे ही करते रहो। ये नहीं करना है, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, हाँ सर वेरी गुड सर, सर ये गलत कर दिया आपने। ये नहीं, आप अपने हाथ से लिखेंगे, एक एक सवाल के आंसर को, एक एक स्टेप को हाथ से लिखेंगे। जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक ये समझ लेना कि आपकी तैयारी अधूरी है अभी भी। ठीक है, तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अच्छा हाँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है। हर 2 वीक में 3 वीक में जो है आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको तैयार करेगा आगे के लिए। तो कम से कम 5 से 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे के जाएं जब आप सीसेट एग्जाम दे रहे हैं उससे पहले। और ये नहीं कि आखिरी के 5-6 दिन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, नहीं, अभी से लगाना शुरू करें, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है या कितनी भी अधूरी है, डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझें। ठीक है, तो अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरा जो कोर्स है ये चल रहा है। अगर आपने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है या फिर कर भी रखा है और आपको संतुष्टि नहीं है, तो आप मेरा ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, यहां पे मैंने क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा रखा है और उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये कोर्स है जो कि एकदम बेसिक से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक से। क्योंकि यहां पे मैंने एडवांस लेवल पे सीधे नहीं जा रहा हूं, एकदम बेस जो है पहले वो कवर कर रहा हूं, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। साथ के साथ जूम सेशंस यहां पे होंगे जिसमें मैं आपके 1-on-1 जो है डाउट्स क्लियर करूंगा। और ऑल्टरनेट वीकली टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 2 वीक में जितना भी कंटेंट हम पढ़ेंगे उसका टेस्ट मैं आपका तुरंत कराऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं कितने नहीं। और टेस्ट के जो सवाल होंगे वो सी सेट लेवल के होंगे, सी सेट लेवल के सवाल होंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, उसके अलावा 5 से ज्यादा हाई क्वालिटी बहुत अच्छे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस है। कोर्स आपका चूंकि चालू हो चुका है ऑलरेडी, तो आप अगर अभी ज्वाइन भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस सारी की सारी मिल जाएंगी। और एक टेस्ट आपका हो चुका है वो भी आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक भी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं और इसके साथ साथ हर एक सेशन की जो भी डीपीपी होती है, जैसे आज मैंने मान लीजिए आज की क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था। ठीक है, 2 चैप्टर मैथ्स के हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने जितना भी करा है ना आज के मतलब सेशन में जितना भी कवर करा है, उन सभी के मैंने 20 से 30 या 40 सवाल जो हैं वो मैं रेगुलर बेसिस पे देता हूं, डेली बेसिस पे, जिस दिन जो कंटेंट होता है, ताकि बच्चा जो है वो प्रैक्टिस कर सके, जो उसने पढ़ा है जो सीखा है उसके सवाल लगा के प्रैक्टिस कर सके, रिलेवेंट क्वेश्चंस। क्योंकि रिलेवेंट क्वेश्चंस वो सॉल्व करेगा जो उसने पढ़ा है आज की क्लास में, तब उसे पता चलेगा कि उसको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा समझ तो दोबारा जाके वो वीडियो देखेगा, क्योंकि उसे समझना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सौरभ पांडे CSE एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे सारे कोर्सेज भी हैं और सौरभ सर के कोर्सेज भी हैं, जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंटेंट मिलता है। साथ ही साथ www.sauravpandeyupsc.com वेबसाइट भी विजिट करें, यहां पर भी आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जो कि फ्री में भी काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, सारे कोर्सेज की डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगी और लिंक में भी आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए यार मिलके सीसैट फोड़ते हैं और अपनी तैयारी को, आप चाहे कोर्स ज्वाइन करें भी या नहीं करें, डजंट मैटर एट ऑल। आपकी जो भी क्वेरी है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बस, और आपकी क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगा। पक्की बात है, आपके ऐसे कोई बहुत ज्यादा डाउट है, आपको लगता है कि सर इस सेशन पे वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं बना दूंगा। और मेरे इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यहाँ पे एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि अभी आपको आई बटन पे दिख रही होगी। तो उस प्लेलिस्ट में मैंने आपके सारे के सारे क्वांट्स के चैप्टर जो है कवर कर रखे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर मतलब कवर कर चुका हूं मैं, मेजरली 10 चैप्टर कवर हो चुके हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लिए, इससे आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहेगी। और इसी के साथ में जो है अगले महीने, 1 महीने के बाद जो है मैं एक क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उसका भी अनाउंसमेंट जो है मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन डेट मुझे अभी नहीं मालूम कब लॉन्च करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ये पक्की बात है। ठीक है, डेट अभी अनाउंस कर नहीं रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अगर आपको लगता है कुछ वैल्यूएबल इंसाइट आपको यहाँ से मिली है। और अपने जो साथी हैं जो आपकी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी साथ ही वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजाइज करके आगे बढ़ा सकें। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स मिलेगी इस चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं उन सभी की। तो मिलते हैं हम जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।